सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज मैं आ गया हूँ आपकी बिगेस्ट डिमांड पर कि फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट चैप्टर मोशन जल्दी से अपलोड करो। तो आज मैं आ चुका हूँ। सॉरी गाइस, सीएमएस का जो मेरा स्कूल है चंगामल मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक्चुअली उसका साइंस का टेस्ट हो चुका है। तो मैं सॉरी फिजिक्स का पहले नहीं अपलोड कर पाया था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था। मुझे बायोलॉजी का भी अपलोड करना था, ठीक है। सो फॉर दैट आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज मैं आपका फिजिक्स का ये लेक्चर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसके भी कुछ पार्ट्स बनेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, ओके। तो अगर मैं आपके टेस्ट के लिए नहीं कर पाया तो डोंट बी वरी, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो मोशन चैप्टर है ये आपका आगे भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ऊपर से अब तो ऐसा सिलेबस आने लगा है कि पूरा जो सिलेबस है वो कंबाइंड फॉर्म में किस में आएगा, हाफ ईयरली और एनुअल में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर 8 करेंगे, मोशन, राइट। मतलब ये हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग मोशन कहेंगे, ओके। फर्स्ट चैप्टर है हमारे फिजिक्स का और जिसका नाम है मोशन, ठीक है। मोशन से आप लोग समझ के होंगे, एक तरीके का मूवमेंट। जब कोई चलता है दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं। आप इसी को ऐसे ही ब्रीफली फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें कई सारे हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिनसे आगे चल के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, एवरीथिंग विल सॉल्व थ्रू दिस इक्वेशंस। So I think without making any waste time, let's get start our chapter. So it's a basic introduction here given. So in everyday life, we see some objects at rest and other in motion. Birds fly, fish swim, and blood flows through veins and arteries and car moves, ठीक है। तो हम अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, रोज़ के समय में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें रेस्ट पोजीशन में दिखते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें मूविंग पोजीशन में दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे बैठे हैं दैट इज़ द रेस्ट पोजीशन, ठीक है। और अगर आप कहीं पे मूव हो रहे हैं तो वहीं पर उसका मोशन हो जाएगा, मतलब आप एक मूवमेंट में हैं, ठीक है। आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, किसके टाइम के इंटरवल्स में आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है और इसी को हम लोग मोशन कहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ मूव में होती हैं, ठीक है। वर्ड्स है, फ्लाई है, फिश है, स्विम है, ब्लड फ्लोज थ्रू बीन्स है, आर्टरीज है, ठीक है। मतलब देखिए, वर्ड्स जब फ्लाई कर रही होंगी, जब जो वर्ड्स है वो उड़ रही होंगी तो वो मूवमेंट में होंगी, तो वो मोशन में हुई, ठीक है। और ऐसे फिश, जब फिश स्विम कर रही होगी तो वो क्या हुई, वो मोशन में हुई। ब्लड फ्लोज थ्रू बीन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। जो हमारी बॉडी है उसमें कई सारी वेन्स हैं, ठीक है। तो वेन्स और आर्टरीज में जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है, जो ब्लड हमारे हार्ट से लेकर आती है, वेन्स जो लेकर जाती हैं, राइट। लाइक ऑल नोन एज बीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट ऑफ द ब्लड होता है, राइट, इसमें जो मूवमेंट ऑफ द ब्लड होता है वो इन द मोशन कंडीशन होता है। जो गिवन लाइफ होती है हमारी पूरी लाइफ में, जो ब्लड का मूवमेंट होता है वो ऑलवेज इन द मोशन होता है, क्योंकि वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होता। अगर कभी ब्लड रेस्ट में हो गया इट मीन्स कि डेड बॉडी हो गई वो, ओके। तो इंसान ही नहीं रहेगा। एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशंस। एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, ये सभी मोशन में। जैसे अगर हम लोग अपनी अर्थ की बात करें, ये भी एक गिवन मोशन में है, ठीक है। ये मोशन में, ये सन के चारों तरफ एक तो मूव करती रहती है, ठीक है, और रोटेट करती रहती है अपनी एक्सिस पे भी, ठीक है। तो ये भी एक टाइप से मोशन में है। सो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, ठीक है। हम एक ऑब्जेक्ट को आखिर में मोशन में कैसे क्लासीफाइड करेंगे, जब उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, ठीक है, एक गिवन टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, अभी 1 सेकंड पहले आप कहाँ थे, 1 सेकंड पहले आप उस ट्री के पास थे। अब दूसरे सेकंड पर, अब जो अगला सेकंड हुआ, अब आप कहाँ पर आ गए, सेकंड ट्री के पास आ गए। तो इससे मतलब एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिला कि आपका जो इनडायरेक्ट एविडेंस है वो मुझे मिला कि इनडायरेक्ट एविडेंस से आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ओके। अभी मैं आपको अच्छे से आगे समझाऊंगा इसके बारे में। सो हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ठीक है। जैसे कुछ जो मोशन होता है पता कैसे लगाते हैं, ये जो बॉडी है वो मोशन कर रही है, ऐसा कैसे लोग पता लगाते हैं, उसकी या तो रेफरेंस पॉइंट वो देख के, या उसी को हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंस कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है बनियान का ट्री, राइट, ओके। ये बनियान का ट्री है, बरगद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। पहले आप यहाँ पर खड़े थे, अब आप यहाँ पर खड़े हो गए। इट मीन्स कि आप बनियान ट्री से मैंगो ट्री की तरफ गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 2 सेकंड या 2 मिनट पहले कहाँ पर थे, आप 2 मिनट पहले थे आप बनियान ट्री में,
ओके। और अगले 2 मिनट बाद आप कहाँ पर आ गए थे, अगले 2 मिनट बाद आप कहाँ पर आ गए थे, मैंगो ट्री पर। ओके, तो ये जो इनडायरेक्ट एविडेंस है या फिर इन्हीं को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया कि मतलब एक लोकेशन सेट करता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर है, ठीक है, आप घर के लिए आप क्या बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बताते हैं ना कि आपका घर कहाँ पर है, कि उसकी दुकान के पास आपका घर है, तो उसकी दुकान जो हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वो गप्पू लाला की दुकान के पास है मेरा घर, तो ये जो गप्पू लाला होगा, ठीक है, जो गप्पू लाला होगा बेसिकली कौन होगा, ये रेफरेंस पॉइंट होगा मेरे घर का, इनसे मेरी लोकेशन सेट हो रही है ना, तो इसी को हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अभी इसका काफ़ी अच्छे से ब्रीफली मैं आपको अंडरस्टैंडिंग वे में कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ओके, so what caused the phenomenon of sunrise, sunset and changing of season? It is due to the motion of the earth. ठीक है, क्या आकर में सनसेट कैसे होता है, सनराइज कैसे होता है, ये सब जो होता है ये मोशन के कारण होता है। ओके, सो इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? सो इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? ठीक है, ये जो होता है क्या, जो अर्थ में मोशन होता है उसके कारण होता है कि सनसेट होता है, सनराइज होता है, ये सब उसके कारण होता है क्या? यस, इट इज़ ट्रू। हाँ, क्योंकि अर्थ में मोशन होता है, हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि टाइम के इंटरवल्स में वो इतनी तेज़ी से मूव करता है कि हमारी आँख उसको नहीं देख सकती है, लेकिन हमारी अर्थ मूव करती है। अर्थ जो है वो रोटेट होती है, राइट, अपनी एक्सिस पे वो रोटेट होती है, इसी के कारण आप लोग कुछ चेंजेस भी देख सकते हैं, कुछ फिनोमिना चेंजेस दे सकते हैं, जैसे कि सनराइज है, सनसेट है, ये कई सारे चेंजेस हैं। सो व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? यहाँ पे पूछा गया है कि फिर हम लोग अर्थ का जो मोशन है वो देख क्यों नहीं पाते। मैंने ऑलरेडी आपको आंसर गिवन फॉर्म में दे दिया है, इसलिए नहीं देख पाते हैं बिकॉज क्योंकि वो इतनी तेजी से उसका मोशन मूवमेंट होता है, हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती है, ठीक है। गिवन टाइम इंटरवल्स में इतनी तेजी से होता है, इट्स नॉट बी गुड, हमारी जो आंखें होती हैं उसको नहीं देख पाती हैं। सो an object may appear to be moving for one person and stationary for some other. For the passenger in a bus moving, the roadside trees appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger moving. However, passengers inside the bus sees the fellow passenger to be at rest. So what do these observation indicates? यहाँ पर क्या क्या गया? ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ फिर आपको अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है एक बस है, ओके, एक बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, ओके, एक बस के ऊपर एक बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, राइट, और यहाँ पे आपका कोई पड़ोसी बैठा हुआ है। बाहर एक खड़ा है रामू नाम का एक लड़का, ठीक है, बाहर एक खड़ा है रामू नाम का एक लड़का, ठीक है। तो ये बस तो मूविंग फॉर्म में है, ठीक है, ये मोशन में है, तो ये रामू जो है इसको क्या लगेगा कि जो अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं ये भी मोशन फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन क्या आपके लिए वो मोशन फॉर्म में हो? आप लोग तो आसानी से बैठे हो, ठीक है, आप लोग आराम से बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, राइट, बस के अंदर, बस मोशन में है। लेकिन इस रामू के लिए क्या है कि आप भी मोशन में, रामू के लिए आप भी मोशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि गिवन देखिए, अगर हम सबकी आंखों से देखें तो मोशन जो है वो स्टेशनरी भी हो सकता है, मतलब स्टेशनरी का मतलब रेस्टिंग पोजीशन में भी हो सकता है, और मोशन आई मीन टू से कि एक बॉडी जो है वो एक रेस्ट पोजीशन में भी हो सकती है, अगर हम डिफरेंट आइज से देखें। ये नहीं है इसका मतलब कि अगर मैंने दूसरे की आंख से देखा, ऐसी बात नहीं है। मतलब प्रेफरेंस होता है ना वो चेंज होता रहता है। एक तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लाइक जैसे कि अगर आप लोग अर्थ के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, राइट, अगर आप सन से वहाँ देखें, सॉरी सन कह रहा हूँ मैं, अर्थ के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, राइट, अगर आप उसको मार्स से देखते हैं, ठीक है, मार्स से देखते हैं, मार्स एक प्लैनेट आप लोग जानते हैं, तो मार्स से अगर देखते हैं तो अर्थ के अंदर सभी चीज़ आपको गोल दिखाई देंगी। वहीं पर अगर हम लोग अर्थ के अंदर है तो क्या हम लोगों को गोल चीज़ें दिखाई देती हैं? हालांकि मूव करती है अर्थ, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी आइज जो होती हैं एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पे सब गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर 1% एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। मतलब एक इंसान को ऐसा लग सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूविंग पोजीशन में, लेकिन दूसरे इंसान को वहीं पे अगर वो दूसरी तरीके से वो चीज़ देख रहा है तो उसे वो चीज़ स्टेशनरी लगेगा। यहाँ पर क्या हुआ था एग्जाम्पल में, रामू जो था वो बाहर खड़ा था, उसे लग रहा था बस चल रही है, बस के अंदर जो लोग हैं वो भी एक मूविंग पोजीशन में है, क्योंकि वो अपने रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, अभी जो बस है इस पेड़ को क्रॉस करती हुई चली गई, तो रामू जो है उसको ऐसा लगा, रामू जो है उसको ये लगा कि इसने बस ने जो था ये ट्री को क्रॉस करा, तो इसमें जो पैसेंजर है वो भी एक मूविंग पोजीशन में है, मतलब मोशन में है। लेकिन इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो मोशन में नहीं है, ठीक है, मोशन में क्या है, मोशन में है बस ही, ओके। सो जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरों को लग सकता है, ठीक है, एक पर्सन को ऐसा लग सकता है कि मूविंग पोजीशन में, मतलब इसमें मोशन हो रहा है, एक को ऐसा लगता है कि रेस्ट में है, ठीक है।
तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंस हो सकते हैं इसके, ठीक है, परसिस्टेंस जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। So most motions are complex. Some objects may move in a straight line, other may take a circular path. देखिए मोशन का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन को चेंज करना। कुछ जो होते हैं मोशन वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कुछ मोशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सर्कुलर पाथ में होते हैं, मतलब एक सर्कुलर वे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर वे कंप्लीट करते हैं। सो सब में रोटेट एंड अ फ्यू अदर में वाइब्रेट, कुछ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मतलब यहाँ गए फिर यहाँ आ गए, यहाँ गए यहाँ फिर आ गए, ठीक है, अपनी बैक पोजीशन पर आ जाते हैं। कुछ रोटेट करते हैं मतलब वही घूमते हैं, ठीक है, वही आ जाएगा। सो इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में मेनली हम लोग स्ट्रेट मोशन की बात करेंगे, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में जब मोशन एक परफॉर्म टास्क करता होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर, रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट मोशन भी आप कह सकते हैं। इन तीनों का वर्ड है स्ट्रेट, ओके, मतलब जो सीधे सीधे मोशन चलता है, ठीक है। आप रोड पे चलते हैं बिल्कुल सीधे, दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन और अ लीनियर मोशन, ठीक है। वहीं पे अगर आप ऐसे गोल गोल करेंगे तो इसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे, रोटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें अब छोटा सा अमाउंट ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हम लोग इसके यहाँ पर लीनियर मोशन के बारे में या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ओके। सो आई होप आपको इसका इंट्रो जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोशन क्या है और सबकी परसिस्टेंसी डिफरेंट डिफरेंट मोशन हमें दिखाई पड़ते हैं। सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट मोशन नहीं, एक मतलब हमें अगर हम दूसरों के यहाँ के मतलब सबके परसिस्टेंसी क्या है कि हमें कुछ बॉडी मोशन में दिखाई देते हैं, कुछ बॉडी रेस्ट में दिखाई देती है, ओके। सो ये एक्टिविटी है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स में एक्टिविटी क्या ही करेंगे, ठीक है। इसमें नॉर्मली आप खुद पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, इसमें सब बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें मोशन में होती हैं और कब मोशन में होती हैं, ओनली दिस, ठीक है, ये खुद ही पढ़ लीजिएगा। फिर डिस्क्राइबिंग मोशन, आखिर में आप मोशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। सो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मोशन में या रेस्ट है, उसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, उसको ऐसे क्वालिफाई कर सकते हैं कि अगर उसका रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज, अगर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो जो बॉडी है उसका चेंजमेंट हो रहा है, अगर बॉडी का चेंजमेंट हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, सो वी कैन से दैट इट्स नथिंग बट इन द मोशन पोजिशन, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है। So we have specified the position of the school with respect to the railway station. So here we can say that 2 किलोमीटर, अगर हम लोग इसकी बात करें कि 2 किलोमीटर जो है, जो स्कूल है वो बेसिकली क्या है, 2 किलोमीटर। अगर हम इसकी लोकेशन फाइंड करना चाहें तो अगर हम इसका रेफरेंस पॉइंट कहें कि 2 किलोमीटर, ये कहाँ से, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या कहेंगे, तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ओके। सो वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ एन स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो हम लोगों ने कैसे कंफर्म कर पाई अपने स्कूल की पोजीशन, अपने स्कूल की पोजीशन लोगों ने कैसे कंफर्म कर पाई, मतलब एक तरीके से कैसे बता पाया, एक रेफरेंस पॉइंट को बताकर कि यहाँ पर स्टेशन है, राइट, और स्टेशन के जस्ट 2 किलोमीटर बाद ही हमारा स्कूल है, ओके, दैट्स अ पॉइंट, ओके। यहाँ पर स्टेशन है, स्टेशन के 2 किलोमीटर बाद ही हमारा स्कूल है, ठीक है। तो ये जो स्टेशन हो गया रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारी बॉडी का, और ये जो रेफरेंस पॉइंट है इससे लाइक 2 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल है, तो स्कूल की जो हमारी लोकेशन है वो एक सेटअप हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग मोहल्ला वगैरह अपने बताते हैं, दैट्स ऑल द कम्स इन द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। So we have specified the position of the school with respect of the railway station. So in this example the railway station is the reference point. इस example में क्या है कि जो in this example जो हमारे स्टेशन रो है, जो स्टेशन है, ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट में कंसीडर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है वो कंसीडर, क्योंकि स्टेशन रोड से हमारा जो स्कूल है उसको लाइक लोकेशन बताई गई है। ऐसे अगर आप लोग अपने घर का रास्ता बताते हैं तो आप लोग कहते हैं पुराने रामलीला के पास, ठीक है। तो लाइक जो पुराना रामलीला हो गया दैट इज नथिंग बट अ रेफरेंस पॉइंट और इनडायरेक्ट एविडेंस। इसको हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। So the railway station is to reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience, and therefore it is to describing the position of an object we need to specify a reference point called the origin, ठीक है। reference point की हमें काफ़ी नीड होती है, origin की हमें काफ़ी नीड होती है। अगर कोई भी लोकेशन को हम लोग सेटअप करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों को reference point and origin की काफ़ी नीड होती है। उसके लिए देखिए reference point से मिलता क्या, हमें एक लोकेशन सेटअप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपका जो घर है वो लाइक इस कुएँ के पास है, ठीक है,
आपका घर यहाँ इस कुएं के पास है, तो ये जो कुआं हो गया आपके घर का एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके घर की लोकेशन सेटअप हो रही है, मुझे आपकी लोकेशन पता चल रही है, ठीक है। तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई, आपके घर का एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट को इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिससे लोकेशन सेट हो रही है कि आखिर में हमारी बॉडी एक मूवमेंट में, मोशन में या फिर रेस्ट पोजिशन में है। ओके, काफ़ी स्पीड में चल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब मैं आराम से पढ़ाऊँगा। हाँ, सो मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में मेनली पढ़ेंगे कि जो मोशन लीनियर मोशन होता है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन चलता है, आखिर में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट जो मोशन होता है दैट इज द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। अब ये हम लोग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चलना आसान होता है स्ट्रेट लाइन में एज कम्पेयर टू सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक से ज़्यादा ईजी होता है स्ट्रेट लाइन में चलना। सो वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। हम लोग ये इस एग्जाम्पल से पता कर सकते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point, ठीक है। ये नॉर्मली जितनी बुकिश लैंग्वेज है मैं इससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अच्छी डिटेल में बताऊंगा कि आखिर में इसमें पूरी गिवन क्या है। तो मोशन अलॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें डिस्टेंस आपका गिवन है, राइट, और आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्टेंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन का, कि जो हमारी बॉडी वो स्ट्रेटली चल रही है, ठीक है। मतलब उसका जो कहीं पे भी उसका ट्रैक जो है वो मुड़ नहीं रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। हमारे जो मोशन, हमारा जो भी बॉडी है, बिल्कुल मोशन जिसका हो रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेटली हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा डिस्टेंस, दूसरा आ रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपसे जनरली सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं आज तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। जितना आपने पाथ कवर करा है दैट इज नथिंग बट अ व्हाट, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल 0 से और 60 तक का आप लोगों ने पूरा पाथ कवर्ड करा है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 60 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। जितना भी पाथ कवर करा है तो वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, राइट, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और जितना भी आपको इसमें आपने जितना भी डिस्टेंस यहाँ पे कवर करा है, ठीक है, आपने जितना भी डिस्टेंस यहाँ पर कवर करा है, फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर आपने यहाँ से और यहाँ कवर करा है, तो 4 किलोमीटर जो हो गया आपका बेसिकली क्या हो गया, दैट इज़ डिस्टेंस, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप यहाँ से यहाँ गए, 0 से 60 गए, 60 से वापस 35 पे आ गए, 60 से वापस 35 पे आ गए, आप 60 से वापस 35 पे आ गए, ठीक है। तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या हुई, ये 35 पे, और आप निकले कहाँ से थे, 0 से। अब जो ये फाइनल पोजीशन है जहाँ पर आप रुक गए थे आखिरी में आके, आपने क्या करा था, ऐसे गए थे, फिर ऐसे 35 पर आगे रुक गए थे, ठीक है। तो ये हमारे इतना गए, फिर ये इतना कवर करा, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, ओके। और ये जो हमारी फाइनल पोजीशन जहाँ पे हम रुक गए थे और जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, इसके बीच का जितना डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नया वर्ड आया ना, डिस्प्लेसमेंट। इसकी अगर हम लोग शॉर्टली एक तरीके से डेफिनेशन को समझें तो ये द शॉर्टली डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, 1 मिनट। डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जितना पाथ कवर करेगा ऑब्जेक्ट उसी को डिस्टेंस कहेंगे। यहाँ 0 से 60 तक उसने पाथ कवर करा है, 0 से 60 तक पाथ कवर करा है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 60, ठीक है। जितने भी यूनिट है, 60 किलोमीटर है, 60 मीटर है, ठीक है। उसने जितना भी कवर करा है वो उसका पूरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर ये चाहे तो यहाँ से अगर यहाँ तक और आता है, ठीक है, मतलब यहाँ तक 60 तक इसने कवर करा, फिर ये इधर को मुड़ा, फिर ये इधर को मुड़ा, फिर ये वापस से इधर को आ गया, ठीक है। और इसने 35 और कवर करा, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा,
सिर्फ इसकी एक तरीके से जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया कि टोटल डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, डिस्टेंस। टोटल पाथ मतलब पूरा रास्ता एक ऑब्जेक्ट ने जितना कवर करा उसी को डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ 60 और इतना इसने 35 करा, टोटल कितना हो गया? 60 + 35 95 हो गया। 95 किलोमीटर या मीटर, जितनी भी यूनिट दे रखी है उसको हम देखेंगे। मान लीजिए किलोमीटर दे रखा है, तो 95 किलोमीटर जो हो गया क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। 95 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब यहीं पे देखो, ये बॉडी 60 से 60 तक गई, 60 से ये 35 तक फिर आ गई। ठीक है, 60 से 35 तक फिर आ गई, तो ये निकली कहाँ से थी? 0 से। मतलब ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, जिसको हम लोग इनिशियल पोजीशन भी कहते हैं। लेकिन अभी आप लोग स्टार्टिंग पोजीशन पढ़िए। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ से बॉडी निकली है दैट इज स्टार्टिंग पोजीशन। ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, और जहाँ पर ये बॉडी रुकी है ये यहाँ ऐसे गई और फिर यहाँ पे 35 पर रुक गई आके। जहाँ पे रुकी है इसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक तरीके से शॉर्टकट क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। पूरा रास्ता जितना कवर है वो डिस्टेंस हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच का, जहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हुई थी जहाँ पर आपकी बॉडी ख़त्म हुई थी उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, जहाँ पर उस फाइनल जहाँ पर उस फाइनल पोजीशन पर जाया जा सके, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वो नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर करा है। आपकी जो फाइनल पोजीशन है और आपकी जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच में जितना भी डिस्टेंस हुआ वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई जगह है, ठीक है, फाटक मान लीजिए, तो फाटक पे जाने के लिए एक रास्ता बाज़ार से भी लगता है। ठीक है, एक रास्ता बाज़ार से भी लगता है जो कि 14 किलोमीटर लेता है। मान लीजिए द सपोज एक रास्ता एक गली से लगता है, एक नैरो से लगता है जो कि 5 किलोमीटर लेता है। शॉर्टकट क्या हो गया? 5 किलोमीटर वाला रास्ता। अभी जो 5 किलोमीटर वाला रास्ता हो गया इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का। स्टार्ट इस गली से हुए और यहाँ ये फाइनल पोजीशन है, इसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर। ठीक है, यही हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी के घर जाना है, एक रास्ता एक गली से जाता है, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा जल्दी पहुँच सकते हैं, तो वो शॉर्टकट हो गया। तो वो क्या हो गया? वो शॉर्टकट हो गया, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक रास्ता आप रोड से जा सकते हैं, रोड से आपको 14-15 किलोमीटर लग जाएंगे। 14-15 किलोमीटर जब लगेंगे तो वो डिस्टेंस हो गया। वो शॉर्टकट थोड़ी ना, वो डिस्टेंस है। क्योंकि मैंने क्या डेफिनेशन बताई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग वे में आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ये देखिए, जैसा भी बुकिश लैंग्वेज में लिखा था वो सब मैंने आपको बताया, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये जब मैंने आपको बताया था ना डिस्प्लेसमेंट का कि 60 + 35 करेंगे 95 आएगा, राइट। ये देखिए, तो मैंने आपको इस सारे बारे में जितना भी आपकी बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो मैंने आपको सब बता दिया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। क्या आखिर में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब हमारे दो जो है टर्म वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 2 टर्म कंप्लीट हो गए हैं। अब 1 मिनट आप रुकिए, एक चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है एनसीईआरटी में, शायद गिवन होंगी आगे, लेकिन अभी आपके इस कॉन्सेप्ट में नहीं गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जिससे आपका पूरा जो मोशन चैप्टर में होगा ये आगे होगा गिवन, लेकिन अभी गिवन नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिनकी होती है और जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वेट है वो मेजर किया जा सकता है, आपकी हाइट है वो मेजर की जा सकती है, तो इसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। ठीक है, अब 2 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। एक क्वांटिटी होती है इसका नाम होता है स्केलर, एक क्वांटिटी का नाम होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होता है। अभी मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब आपका होता है एक तरीके से, देखिए, अगर हम लोग
फोर्स के मामले में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड का हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को डिस्टेंस बताते हैं, आप किसी को डिस्टेंस बताते हैं तो यही तो कहते हैं 35 किलोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मुंबई से, ठीक है, मुंबई से जो पुणे है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। नॉर्मल आप लोगों ने इतना बोल दिया, तो इसमें आपको कोई डायरेक्शन की नीड पड़ी नहीं पड़ी, सिर्फ आप लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू से बता दिया कि इसका डायरेक्शन, जो इसका डिस्टेंस है वो कितना इधर से है। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू की नीड पड़ती है विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं कुछ हद तक। वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसे कैसे? शॉर्टकट है, शॉर्टकट के लिए आप बताएंगे ना कि वो पड़ोस वाली गली से 14 किलोमीटर पड़ जाएगा, आपको बोला शॉर्टकट, ठीक है। उस पड़ोस वाली गली से, वो हॉस्पिटल वाली गली से, आप कह सकते हैं ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप वो हॉस्पिटल वाली गली से ये जो वो रास्ता है ना वो 5 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा। तो जो हॉस्पिटल वाली गली होगी वो डायरेक्शन हो गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वो नॉर्थ से, ठीक है, ये राइट लेना, राइट से 4 किलोमीटर दूर वो वाला आपका पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें किसकी नीड पड़ी हमें? डिस्टेंस की नीड पड़ी। नॉर्थ डिस्टेंस है, साउथ डिस्टेंस है, ईस्ट डिस्टेंस है, वेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, आगे डिस्टेंस है, पीछे डिस्टेंस है, सब मतलब, सॉरी, ये आपका डायरेक्शन है, नॉट ए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस नहीं, आपका डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन है आपका, साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, ये सब आपके डायरेक्शन है, ठीक है। पीछे आगे सब डायरेक्शन है। डायरेक्शन की नीड पड़ी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की नीड पड़ी, शॉर्टकट को बताने में आपको डायरेक्शन की नीड पड़ी ना, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको किसकी नीड पड़ती है? आपको डायरेक्शन की भी नीड पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही अभी आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो जो स्पीड होती है वो हमारी क्या होती है? स्पीड हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आप किसी को बताते कि मैंने आज 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में अपनी बाइक चलाई, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में मैंने बाइक चलाई, या फिर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैंने बाइक चलाई, ठीक है। लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है बेसिकली स्पीड में, वो मीटर पर सेकंड की होती है। तो हम लोग यही कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है आज मैंने कवर करी। तो इसमें आपको कोई भी डायरेक्शन की नीड पड़ी नहीं पड़ी ना, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चल गया। स्पीड बताने लायक है, बताने लायक है। अभी जो स्पीड है क्या हो गया मतलब इसका मतलब ये हो गया स्केलर क्वांटिटी है, हो गया। अब वहीं पर अगर दूसरी बात मैं करूँ किसकी? वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी भी आप पढ़ेंगे आप कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी में बस यही होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है कि वेलोसिटी में आप स्पीड की तरह, ठीक है, डिस्टेंस मतलब आप वेलोसिटी की तरह आप स्पीड तो बता रहे हैं, उसमें भी एक तरीके से जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में आप ये बताते हैं कि मैंने आप 10 मीटर की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में कवर किया, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड आज मैंने ओसड़ वाली रोड पर कवर किया, 10 मीटर पर सेकेंड आज मैंने फाटक पे कवर किया। ये जो फाटक हो गया ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड आज मैंने कहाँ कवर करा? नॉर्थ में कवर किया। 10 मीटर पर सेकेंड आज मैंने ईस्ट में कवर करा। ये जितने भी एग्जाम्पल होगा क्या होगा? किसके होगा? इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है ना। जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होता है वो कौन सी होती है? क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वे आगे पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। सेम टर्म्स होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट कब हो जाते हैं? जब इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ में मेजर करते हैं, ठीक है। जब इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ में मेजर करते हैं तो ये डिफरेंट हो जाते हैं। सो मैंने आपको आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा कवर अच्छे से करवा दिया है। ये सब आप देख सकते हैं, सब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिस्टेंस आखिर में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन भी बता दिया, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी, जो अभी आप लोग आगे अच्छे से ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग में भी कंफर्म करेंगे, ठीक है। मैंने आपको आज फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा दिया, और अब आगे क्या बचा है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बचा है। इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से पता कर लेंगे, ठीक है, ओके। इनके बारे में अब थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगा दोबारा। ये आपको फर्स्ट पार्ट होगा जो कि आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया, राइट। अब जब का नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी आएगा, जो कि हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।